ओके, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ जिन्हें हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कह रहे थे, वाई का डिस्कशन हम कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर के एंड में हमने ये शो कर दिया था कि वाई जो है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर और एल जेड का। ओके, दो उसका। पर एंगुलर मोमेंटम के तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अभी उनको यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। बट तो क्या मैंने सवाल को इस तरह से पोज किया है, इज़ वाई एल एम सो स्पेशल एंगुलर मोमेंटम फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखिए हम एल एक्स एल वाई एल जेड ऑपरेटर्स की बात कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअली एल एक्स स्क्वायर मतलब एल एक्स एंड इंटू एल एक्स, इंटू का मतलब दो बार एल एक्स ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, ऐसे एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। और इनको अगर आप ऐड कर दें, ऑपरेटर्स को आप ऐड कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर दें तो एल स्क्वायर ऑपरेटर बनता है। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ओके, इसके अलावा वैसे कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं, एल प्लस माइनस ऑपरेटर्स विच आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एल एक्स एंड एल वाई यूजिंग आइटा, प्लस आइटा के साथ एल प्लस और माइनस आइटा के साथ दिस। ओके, इन्हें हम लैडर ऑपरेटर्स कहते हैं या रेजिंग लोअरिंग ऑपरेटर्स इन सर्टेन सेंस। ओके, तो लेकिन मैं इनकी बात करूंगा। लेकिन इसमें भी जो स्क्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं, एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर, ये बेसिकली इनमें कोई खास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस सेंस में से। आप एल जेड का केस ध्यान करें, एल जेड की आइगन वैल्यू एम एच क्रॉस होती है और एल जेड स्क्वायर की ऑटोमेटिकली एम स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। तो बेसिकली मैं कहूँ इस फैमिली में हमारे पास चार ऑपरेटर्स हैं, एल एक्स एल वाई एल जेड और एल स्क्वायर। ओके, आप सब बोलेंगे एल स्क्वायर तो इन्हीं के स्क्वायर करके ऐड करके बनता है, पर नहीं, एल स्क्वायर बाई इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है। उसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में भी सोच सकते हैं। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई डायरेक्शन में अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में होते, और ये उस वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है उसकी लेंथ का स्क्वायर। लेकिन अब इन ऑपरेटर्स के जो हमने कम्यूटेशन रिलेशंस निकालने को मैंने आपको कहे थे, और मैंने वहाँ पे शायद कोट किए होंगे, इन ऑपरेटर्स के आपस के जितने पॉसिबल कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर होता है आईटा एल जेड। अगेन इन इसमें मैंने एक एच क्रॉस वगैरह का फैक्टर मिसिंग है। ओके, हाई एनर्जी फिजिक्स करते हुए, क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स में नहीं, पर हाई एनर्जी फिजिक्स करते हुए कई बार हम एच क्रॉस को 1 रख देते हैं, तो उस आदत के कारण शायद जल्दीबाजी में मेरे से ये हो गया। बट यू कैन प्रोवाइड द करेक्ट फैक्टर ऑफ एच क्रॉस। ओके, वो आप सिंपली उससे भी कर सकते हैं कि डायमेंशंस को मैच करके भी कर सकते हैं कि एक एच क्रॉस का फैक्टर कहाँ होना चाहिए। बट एनीवे, एल एक्स और एल वाई का मुझे इस एब्सोल्यूट वैल्यू में भी इंटरेस्ट नहीं है अभी। मेरे लिए मेन चीज़ ये है एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर जीरो नहीं होता है, एल वाई एल जेड का जीरो नहीं होता है, एल जेड एल एक्स का नहीं होता है। तो ये जो तीन है, ये एल एक्स एल वाई एल जेड, इनके आपस में किसी का भी कम्यूटेटर किसी के साथ जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो है, ये कम्यूट नहीं करते हैं आपस में। लेकिन फिर मैंने लिखा है एल स्क्वायर एल आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने आई लिखा है, आई का मतलब 1 2 3 तीन वैल्यूज़ होंगी, और 1 करस्पॉन्ड्स टू एक्स, 2 करस्पॉन्ड्स टू वाई, 3 करस्पॉन्ड्स टू जेड। तो मतलब एल स्क्वायर का कम्यूटेटर किसी के साथ भी, चाहे एक्स के साथ, चाहे वाई के साथ, चाहे जेड के साथ, वो कितना है? जीरो। ये तीनों तो आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, पर एल स्क्वायर इन तीनों के साथ कम्यूट करता है। इस इन्फॉर्मेशन को हम कॉम्पैक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर का एल आई के साथ कम्यूटेटर जीरो, जो मैंने ये लिखा था, ये कंटेंट तो ये है। लेकिन जो तीन इक्वेशंस हैं और इससे और ज़्यादा कंटेंट एक्चुअली मैंने इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। ओके, एल आई एल जे का कम्यूटेटर, आई और जे का मतलब अगेन ये है 1 2 3, और 1 का मतलब होगा एक्स, 2 का मतलब वाई, 3 का मतलब जेड। तो एल आई एल जे का कम्यूटेटर होता है आइटा टाइम्स एप्साइलन आई जे के एल के। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, एप्साइलन आई जे के। ये क्या है? इसका नाम तो हम कहते हैं ये है कंप्लीटली एंटीसिमेट्रिक सिंबल इन 3 डायमेंशंस। 3 इंडेक्स हैं इसलिए 3 डायमेंशन, ऐसे ही 4 डायमेंशन में भी हो सकता है, लेकिन हम 3 डायमेंशन में कह रहे हैं कंप्लीटली एंटीसिमेट्रिक सिंबल। आप सिंपली इतना समझ लीजिए, ये एप्साइलन आई जे के जो इंडिसीज़ हैं, इन्हें हम इंडिसीज़ कहते हैं, आई जे के। ये इनमें से कोई वैल्यू लेगी, आई 1 2 3 हो सकता है, जे 1 2 3 हो सकता है, के 1 2 3 हो सकता है। तीनों इंडिसीज़ कोई कोई वैल्यू लेंगी, लेकिन वैल्यूज़ जो लेनी है 1 2 3 में ही शेयर करेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एप्साइलन आई जे के अगर इसकी तीनों इंडिसीज़ सेम हो गई, तीनों नहीं, कोई भी दो इंडिसीज़ सेम हो गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एप्साइलन 1 2 3 इसको हमने +1 पे सेट कर रखा है। ये अगेन वो है कन्वेंशन है, लेकिन से आप सीधे समझिए, एप्साइलन 1 2 3 कितना होता है? +1। ओके, अगर आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू 2, और L1 का मतलब आपको क्या समझना है, आप ऐसे ध्यान कीजिए, L1 का मतलब LX, और L अगर जे मैं 2 रख रहा हूँ, L2 का मतलब LY। तो LX और LY का कम्यूटेटर निकालें, तो उसके लिए I की जगह हमने 1 रखा, J की जगह 2 रखा। ओके, तो ये एप्साइलन कैसे वर्क करता है, आप इसको इस तरह सोचें। ये सिंबल केवल तब सर्वाइव करता है जब इसके तीनों इंडेक्स अलग अलग हों। अगर इसके कोई भी दो इंडेक्स मैच कर गए तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। ओके, इसीलिए इसे कंप्लीटली एंटीसिमेट्री भी आएगी। लेकिन मैं सिंपली आपको इन वैल्यूज़ को वो करने का तरीका बता रहा हूँ। आप, मैंने सर्किल में 1 2 3 लिखे हैं, और इस सर्किल में मैंने एरो ऐसे में लगाया है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज के साथ मैंने प्लस लिखा है। मैंने एप्साइलन 1 2 3 को +1 लिया, 1 से चलें 2 आता है, 3 आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 से स्टार्ट करके एप्साइलन 1 2 3। लेकिन अगर आप 2 से भी स्टार्ट करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलें इस सर्कल में, तो 2 3 1 2 3 1, या आप 3 से शुरू करें 3 1 2,
अगर एप्सिलॉन के साथ जो 3 इंडिसेस हैं उनकी वैल्यू ये है या ये है, तो उस एप्सिलॉन सिंबल की उस समय वैल्यू होगी +1। ये वैसा ही है जैसे क्रोनेकर डेल्टा आता है, डेल्टा आई जे, क्रोनेकर डेल्टा में आपके पास होता है डेल्टा आई जे, और फिर डेल्टा आई जे की वैल्यू अगर दोनों इंडेक्स सेम होते हैं तो 1 और अलग अलग होते हैं तो 0। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, और अगर इसी साइकिल को हम रिवर्स ऑर्डर में ट्रैक करें तो से एप्सिलॉन 2 1 3 करें तो 2 1 3, तो तब वैल्यू हो जाएगी -1। और रिवर्स में एक और तरीका हो सकता है 1 3 2, एप्सिलॉन 1 3 2, वो भी -1, और एक और तरीका 3 2 1। तो सिंपली ये सर्किल में आप देख के कीजिए, अगर 1 2 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +1 और अपोजिट है तो -1 वहाँ से। तो जो 6 केसेस में जिसमें एप्सिलॉन सर्वाइव कर सकता है वो केवल 6 केस है। इसके अलावा ऐसे केस भी हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं एप्सिलॉन 1 1 3 1 1 3 में एक सिंबल रिपीट हो गया है, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ऐसा भी हो सकता है एप्सिलॉन 2 1 2, इसमें भी एक सिंबल रिपीट हो चुका है, 2 जो है 2 जगह आ रहा है, ये भी 0 होगा। तो ये तो आप यहीं से देख सकते हैं। अच्छा, आई जे के ने वैल्यूज़ लेनी है, क्या वैल्यू ले सकते हैं? तीनों के पास इंडिविजुअल जो चॉइस है 1 2 3 में से चॉइस है। अब एक वैल्यू ये ले लेगा और दूसरी वैल्यू ये, नॉन जीरो होने के लिए ये दोनों वैल्यू अलग होनी जरूरी है। तो के पास तीसरा एक ही तो ऑप्शन बनेगा, माना इसने 3 ले ली वैल्यू और जे ने वैल्यू ले ली 2, तो के पास केवल क्या बचेगी चॉइस 1, नॉन जीरो होने के लिए। जीरो होने के तो और तरीके हो सकते हैं, पर नॉन जीरो की बात करें तो ये रिलेशन बेसिकली इन सारे को कंटेन करता है। आप थोड़ा सी वो करें, यू कैन सी, एक बार के की जो वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगी वही के की वैल्यू आप यहाँ भी रखेंगे। से मैं LX और LY का रिलेशन की बात करता हूँ। माना इसका लेफ्ट हैंड साइड ये मुझे LX बनाना है या LY बनाना है। X कब बनेगा? I को 1 समझो, Y मतलब 2। L1 L2, L1 L2 का कम्यूटेटर देखें इस लैंग्वेज में तो उसका वही मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में LX LY का कम्यूटेटर, ठीक है। 1 2 आइटा तो आएगा, एप्सिलॉन में 1 2, हाँ 2 सिंबल तो अलग हैं तो अभी तो 0 नहीं है। अब ये तीसरा सिंबल कितना लें? 1 2, तो के लिए नॉन जीरो चॉइस के लिए केवल चॉइस बचती है 3, तो के को 3 यहाँ लोगे तो के को 3 यहाँ भी लोगे, के सेट यहाँ से होगा लेकिन वही के यहाँ भी आ जाएगा, तो 3 हो गया। और एप्सिलॉन 1 2 3 कितना होता है? अरे साइकिल को पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तीनों सिंबल अलग हैं, साइकिल को पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो +1, तो आइटा इंटू +1 इंटू L3, एल के मतलब इस समय L3 होगा, के की वैल्यू 3 यहाँ से पता लगी, और L3 कितना होता है? LZ, तो ये वाला रिलेशन आ गया। तो सिमिलरली ये सारे रिलेशंस इसमें कंटेंड हैं। ओके, अच्छा, तो ये एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी भी। अब ये जो दो रिलेशंस यहाँ पे लिखे हैं इनको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशंस। एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स हैं उनके आपस के सारे पॉसिबल कम्यूटेशन रिलेशंस इसमें लिखे हुए हैं। ओके, इनफैक्ट इसमें एक दूसरा केस मैं आपको बता दूं, माना आई और जे आपने सेम लिया, LX का कम्यूटेटर LX के साथ, X के लिए मतलब 1, L1 L1 कम्यूटेटर। वैसे तो आपको पता है किसी भी ऑपरेटर का खुद के साथ कम्यूटेटर 0 होता है, पर इस रिलेशन में वो कंटेंड है पहले से ही। आपने इसे भी 1 लिया, इसे भी 1 लिया, एप्सिलॉन में I की वैल्यू भी 1 आई, J की वैल्यू भी 1 आई। अब दोनों सिंबल जब सेम हो गए तो एप्सिलॉन तो 0 हो जाता है, तो 0। ओके, अच्छा, ये जो रिलेशंस हैं कॉम्पैक्टली हम इन्हें कहेंगे एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशंस। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, हमने एल वेक्टर क्यों नहीं डिफाइन किया? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम अभी बात करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप LX LY LZ एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों को मिला के LXI प्लस LYJ प्लस LZ की अगर ये हैट नहीं होती, अब यहाँ दो हैट हैं, एक ऑपरेटर की हैट है और एक यूनिट वेक्टर की हैट है, मैं ऑपरेटर की हैट की बात कर रहा हूँ, माना ऑपरेटर पे हैट नहीं होती तो आप बोलते हैं अच्छा ये क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और क्लासिकली LXI प्लस LYJ प्लस LZ करके हमें एंगुलर मोमेंटम तो मिलता है, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटम में भी हम सिमिलर एक ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं, इस ऑपरेटर को कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। LX ऑपरेटर आपके पास है, उसे I यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, LY ऑपरेटर को J से, LZ को K से, IJ मुझे इसे K लिखना चाहिए था, सॉरी, तो आप ये करें तो ये हो सकता है। इस चीज़ को भी मैं इंडेक्स नोटेशन जिसे हम कहते हैं, चलिए आप छोड़ दीजिए, MSc वाले स्टूडेंट्स इसे आराम से समझ पाएंगे, BSc वाले इसे ड्रॉप कर सकते हैं, बट ये ओके। लेकिन इसकी हम डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है। ये टोटल ऑपरेटर आप कंस्ट्रक्ट कर भी लें, आपको ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा कि उस फंक्शन पे इस ऑपरेटर को एक्ट करो और फिर से वही फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सम। वो फंक्शन ऐसा मिल सकता है लेकिन वो यहाँ के काम का ना होगा, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन चलिए मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आपको ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। ओके, एक्सेप्ट ट्रिवियल केस में, ट्रिवियल केस आप ऐसा सोचिए जब एंगुलर मोमेंटम 0 है, उस केस में आपको इसमें सफलता मिल सकती है, अदरवाइज ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ओके, आगे और क्लियर होगा। अब क्यों ये सारा डिस्कशन, लेकिन क्यों फिर से सवाल, अभी मेन सवाल वही है, YLM ऐसा स्पेशल क्या है, क्या क्यों इंपॉर्टेंस है? एंगुलर मोमेंटम के दो ऑपरेटर्स का आइगन फंक्शन है L² और LZ का, ठीक है, लेकिन फिर ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? हमने बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात की थी कि किसी भी क्वांटिटी का रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इन अ गिवन स्टेट वो किसके करस्पॉन्ड करता है? वो जो उस क्वांटिटी का जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसकी आइगन वैल्यूज़ के, द आइगन वैल्यूज़ आर दी
पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट, इस तरह से हम उसे शॉर्ट में कंडेंस करके कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के मेजरमेंट का रिजल्ट जो है पॉसिबल रिजल्ट, वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं। और दूसरा एक रिजल्ट था, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। जो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट नहीं करते हैं उनके बीच में अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी होने का मतलब आप उन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं मेज़र कर सकते। मेज़र करने से हमारा मतलब हम प्रिसीजन के साथ मेज़र करना चाह रहे हैं। एरर के साथ तो आप मेज़र कर ही सकते हैं, लेकिन हम बिना एरर के करना चाह रहे हैं, तो वो तब अगर दोनों कम्यूट नहीं करते हैं तो तब ये पॉसिबल नहीं है। आप जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद कीजिए, अगर ए और बी दो ऑपरेटर्स हैं और इनका कम्यूटेटर सी या आइटा सी टाइप का है, तो फिर इस तरह का एक अनसर्टेनिटी रिलेशन आता है। डेल ए स्क्वायर डेल बी स्क्वायर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन होता है 1/4 द मॉड ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ सी, मॉड स्क्वायर्ड ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इन दैट स्टेट। अगर ये ए बी का कम्यूटेटर जीरो है, सी की जगह जीरो है, तब राइट हैंड साइड जीरो बनती है, तब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मिनिमम जो आंकड़ा है वो जीरो का है। मतलब थ्योरेटिकल लिमिट नहीं है, एक्सपेरिमेंटली अगर आप अच्छा एक्सपेरिमेंट ना करें फिर भी अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन थ्योरेटिकल कोई लिमिट नहीं आती है। लेकिन वो कब है, जब कम्यूट करें। नॉन कम्यूटिंग के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करेगा, दोनों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो अब इस आंकड़े पे लौटें, या इस फॉर्म में ही आप देख लें, हैं तो चार ऑपरेटर्स, पर हम अगर एक साथ मेज़रमेंट करना चाहें, मैं एल एक्स और एल वाई को एक साथ मेज़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि एल एक्स और एल वाई का जो ऑपरेटर है, कम्यूटेटर है, वो जीरो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जीरो नहीं है। जिनका कम्यूटेटर जीरो नहीं होता है उनको एक साथ नहीं नाप सकते। तो एल एक्स एल वाई और एल जेड के आपस के कम्यूटेटर जीरो नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप एल एक्स एल वाई और एल जेड का साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स एक साथ पता नहीं कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, एल है माना वेक्टर, तीनों कंपोनेंट्स पता हो सकते हैं, बट यहाँ नहीं हो सकते हैं तीनों, ये एक लिमिटेशन है। लेकिन एल स्क्वायर की बात करें, एल स्क्वायर तो इंडिविजुअली इन सब के साथ कम्यूट करता है, एल एक्स के साथ भी और एल वाई के साथ भी और एल जेड के साथ भी। तो फिर इसका मतलब मैं एल स्क्वायर के मेजरमेंट के साथ एल एक्स का मेजरमेंट भी कर सकता हूँ, या अलग से एल स्क्वायर के मेजरमेंट के साथ एल वाई का, या अलग से एल स्क्वायर के साथ एल जेड। मैं अलग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एल एक्स एल वाई एल जेड फिर एक साथ नहीं नाप सकते आप। तो आपके पास जो चॉइस है वो केवल ये है कि आप एल स्क्वायर नापो और उनके साथ इसमें से किसी एक को पिक कर लो, क्योंकि इन सबको तो आप एक साथ मेज़र कर नहीं सकते हैं। ओके, तो अब अगर आप उस सेंस में सोचें, तीनों इक्विवेलेंट हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस में अंतर क्या होता है, आप एक्सिस को आपस में रोटेट करते हैं, जिसको आप एक्स कह रहे हैं वो जेड बन जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो ये तीनों इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के कहानी ये है, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ का, आप एल स्क्वायर का मेजरमेंट कर सकते हैं और इनमें से एक का। अब कन्वेंशन ये है, हम z वाले कंपोनेंट का मेजरमेंट करते हैं, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। पर कन्वेंशनली ये चारों का आप मेजरमेंट जब कर ही नहीं सकते हैं, चॉइस केवल दो की है, तो वो चॉइस हम ये वाली लेते हैं, एल स्क्वायर और एल जेड। ओके, एल स्क्वायर और एल जेड। और हमने पिछले लेक्चर में यही तो शो किया, वो जो वाई एल एम है वो एल स्क्वायर और एल जेड दोनों का साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है। मैंने इस इक्वेशन को कंडेंस करके लिखने की कोशिश की है। आप एक मैट्रिक्स सोचिए, उसकी दो एंट्री हैं और बाहर कोई चीज़ लिखी हुई है मैट्रिक्स के बाहर, और राइट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स की दो एंट्री हैं, कॉलम मैट्रिक्स है और बाहर एक एंट्री। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को आप कैसे रीड करते हैं, दिस इंटू दिस, पहली एंट्री इंटू ये बाहर वाली एंट्री बराबर पहली एंट्री इंटू ये वाली एंट्री। तो इंटू के बजाय उसे अगर आप ऑपरेटर समझें, एल स्क्वायर एक्टिंग ऑन वाई एल एम इक्वल टू एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम। ओके, और एल जेड एक्टिंग ऑन वाई एल एम इक्वल टू एम एच क्रॉस वाई एल एम। पिछले लेक्चर में यही तो शो किया कि वाई एल एम इन दोनों का साइमल्टेनियस क्या है, आइगन फंक्शन। तो क्वांटम मैकेनिक्स कह रहा है इन दोनों के अलावा तो आप इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते मैं एल स्क्वायर भी नापूंगा और एल जेड भी नापूंगा और एल एक्स भी नाप लूँगा और एल वाई, नहीं, उसकी परमिशन नहीं है, क्योंकि आपके जो कम्यूटेटर हैं वो नॉन जीरो हैं। ओके, तो चॉइस। इनफैक्ट फिर अब ये सवाल भी आता है, हमने एल जेड ही क्यों नापा, एल स्क्वायर के साथ एल एक्स को नाप लेते, या एल स्क्वायर के साथ एल वाई को नाप लेते, एक ही को पकड़ना था, जेड को ही क्यों चूज़ किया। एक्चुअली बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है, कन्वेंशन ये है, जिस कंपोनेंट को हम मेज़र करते हैं, आप एक ही कंपोनेंट मेज़र कर सकते हैं एल का, जिसको हम मेज़र करते हैं हम उसी को जेड कंपोनेंट कहते हैं। ओके, ये थोड़ा सी वो है, लेकिन आइडिया ये है, आप अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग का कंपोनेंट रीड कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये मेरी जेड एक्सिस थी, मैं इसके अलॉन्ग कंपोनेंट रीड करता, और किसी दूसरा आदमी इसके अलॉन्ग मेजरमेंट कर रहा था तो वो बोलेगा मैं तो ये मेरी जेड एक्सिस है, क्योंकि आंसर आपको एक ही कंपोनेंट के लिए मिलना है, तो उसी एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस। बट मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ, कभी कभी हम फिजिक्स में ऐसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, कन्वेंशन ये है, वट एवर वी मेजर इज जेड बट एक्सेप्ट वन इज इट इज़ नॉट। एक्सेप्ट वन मतलब कभी कभी ऐसा केस हो सकता है आप सचमुच अलग अलग डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हैं, नहीं एक्स की बात मैं अलग करना चाह रहा हूँ, वाई की अलग, जेड की अलग, तो उस केस में आप जेड एक बार आपने फिक्स कर दिया, फिर जेड आपका जेड ही रहेगा। बट अदरवाइज नॉर्मली कन्वेंशन ये है, हम सिंगल कंपोनेंट अगर मेज़र कर रहे हैं तो वही वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा।
तो ये दो इक्वेशंस, तो अब ये इस्टेब्लिश हो रहा है ओके ये YLM रियली इंपॉर्टेंट है ओके दिस। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट और वो रेज करना चाहूँगा, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं, अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो उनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन हमेशा होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं L² और LZ का कम्यूटेटर 0 होता है, तो इसीलिए तो दोनों का एक साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन मिला। ये केवल इस केस के लिए नहीं है, कभी भी अगर दो ऑपरेटर्स A और B हैं, अगर A का कोई आइगन फंक्शन है तो वो B का भी आइगन फंक्शन होगा। वेरी सिंपली साइमल्टेनियस ऑपरेटर्स हैव द सेम सेट ऑफ आइगन स्टेट्स, इसे हम इस तरह से कहते हैं। अगर ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो एक का आइगन फंक्शन है वो दूसरे का। और मैं इसे अगर अनसर्टेनिटी वाला जो हमारा लेक्चर था उसकी लैंग्वेज थोड़ा सी यहाँ पे लाऊं, अगर A और B दो ऑपरेटर्स हैं तो अगर कोई स्टेट साई A के लिए प्योर है तो वो दूसरे B के लिए भी प्योर होगी। अगर A और B कम्यूट कर रहे हैं तब की बात है, अगर कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो जो A के लिए प्योर स्टेट है वो हो सकता है वो B के लिए प्योर स्टेट ना हो, एंड वाइस वर्सा ओके दिस। अच्छा, आप फिर से अभी इसी डिस्कशन में आगे चलें। तो ये YLM जो चीज़ थी ये क्या चीज़ थी, इज़ या आर मैंने इसलिए लिखा है, L और M की अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन इस एक वैल्यू पे उसके हिसाब से सोचें। YLM जो है वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है किसका, दो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स L² और LZ का। L² के साथ आइगन वैल्यू LL+1 LZ के साथ आइगन वैल्यू MH²। और ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने ये देख लिया है क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम के मैक्सिमम हम दो क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं, और बाई कन्वेंशन हमने उन्हें L² और LZ पिक किया है। तो मैक्सिमम जितने मेजरमेंट हो सकते थे जिन क्वांटिटीज़ के, उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो कौन है, YLM ओके। इसीलिए YLM का तीसरा नाम मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, YLM को जो हम एक और नाम कहते हैं इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शन। एंगुलर मोमेंटम के जो दो ऑपरेटर्स हैं, अब मैं दो ही कहूँगा, हैं तो बहुत सारे पर एक टाइम पे जो काम के हो सकते हैं वो केवल L² और LZ है, तो उन दोनों का साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है YLM। तो इसीलिए इसका तीसरा नाम क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर दी एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शन ऑफ L² विद आइगन वैल्यू दिस, आइगन फंक्शन ऑफ LZ विद आइगन वैल्यू दिस ओके। और मैं ये फिर रिपीट करूँगा, आगे के कुछ डिस्कशंस में माना मैं हाइड्रोजन एटम की ही बात स्पेसिफिकली करूँ, या यहाँ पे भी हो सकता है मैं हाइड्रोजन एटम बोलूँ, बट ये डिस्कशन केवल हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं है। कोई भी स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, केवल पोटेंशियल कोऑर्डिनेट R का फंक्शन होना चाहिए, केवल थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होना चाहिए, स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो वहाँ ये सारे आर्गुमेंट अप्लाई होंगे। मतलब जो हम ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स या एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस या इनकी बात कर रहे हैं, किसी भी स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम में ये अप्लाई होते हैं ओके, बियर दिस इन माइंड। अच्छा, अब इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट, स्पेस क्वांटाइजेशन ओके। मेरे को लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ हम इस टॉपिक की बात कर सकते हैं। अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है जो आप इस तरह से लिखेंगे कि LXI + LYJ + LZK, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है अभी, तो आप उसका LX कंपोनेंट भी नाप सकते हैं और LY भी नाप सकते हैं और LZ भी, आप एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स नाप सकते हैं ओके। अब एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से सोचें, ये रॉड जो है ये एंगुलर मोमेंटम है किसी सिस्टम का किसी पर्टिकुलर टाइम। अब सिस्टम का एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ, हम हाइड्रोजन एटम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए बेस्ट है बोर मॉडल। आप बोर मॉडल में उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, माना ये सर्कुलर ऑर्बिट है ये, तो इलेक्ट्रॉन इस तल में घूम रहा है, और एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं जिस तल में ऑब्जेक्ट वो कर रही है, सर्कल में घूम रही है, जिस प्लेन में घूमती है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये रॉड इसके परपेंडिकुलर, इसीलिए मैंने वो की थी फिक्स। ये अगर आप ये इस समय ये अगर मेरे इलेक्ट्रॉन का पाथ है बोर ऑर्बिट जिसे कहते हैं, तो ये बोर ऑर्बिट का तल है ये, और ये एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है ओके। तो इनफैक्ट मैं कहानी को रिवर्स में शुरू करता हूँ, हम एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर अगर ये है तो ऑटोमेटिकली प्लेन कहाँ है, उसके परपेंडिकुलर चिपका हुआ है उसके साथ ओके, उसके परपेंडिकुलर है। अगर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये है तो प्लेन यहाँ है, अगर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये है तो प्लेन उसके परपेंडिकुलर। होपफुली आपको वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी पर फिर भी आपको कुछ समझ आ रहा होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये है प्लेन, आप हमेशा माइंड में इमेजिन कीजिए L वेक्टर के परपेंडिकुलर एक प्लेन चिपका हुआ है, वो प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप बोर मॉडल के टर्म्स में सोचें, जिस प्लेन में उस समय इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ओके। अच्छा, तो बोर मॉडल के ऑर्बिट्स काइंड की चीज़ की बात हो रही है, बट मैं फिर यहाँ पे रिपीट करूँगा, क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऑर्बिट्स की बात नहीं कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में डेफिनेट ट्रेजेक्टरी नहीं होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये पिक्चर कुछ जगह हेल्प करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ आइडियाज़ को आप क्वांटम में भी अगर इंटेलिजेंटली यूज़ करें तो आपको हेल्प मिल सकती है। आप क्लासिकल के हर आइडिया को क्वांटम में बोरो करेंगे तो ज़्यादा समस्या होंगी, और तो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट, बट दिस इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंट वंस आई कैन से, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। एंगुलर मोमेंटम की बात हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का आप वेक्टर सोच सकते हैं। अच्छा, एक एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है,
अब अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन के प्लेन की बात करूं जिसका ये एंगुलर मोमेंटम है, तो शायद वो प्लेन कुछ ऐसा होगा। ओके, तो सो वी विल गेस इट लाइक दिस। मतलब एंगुलर मोमेंटम का को आप ऑर्बिट से रिलेट कर सकते हैं या ऑर्बिट को रिलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम से। ओके, अच्छा, लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या समस्या हुई? क्लासिकल मैकेनिक्स में एल एक्स एल वाई एल जेड कितने भी अच्छे से नाप लो, तो फिर तो एल एक्स एल वाई एल जेड नाप लिए तो एल भी बन जाएगा, और फिर एल बन गया तो एल स्क्वायर भी बन जाएगा। ओके, वेक्टर एल, ये वेक्टर एल की बात कर रहा हूँ मैं, और वेक्टर एल बन जाएगा तो एल डॉट एल से एल स्क्वायर भी बन जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में सब इन्फॉर्मेशन इन प्रिंसिपल आपके पास अवेलेबल हो सकती है, बट क्वांटम में हमने अभी बात की, क्वांटम में तो एल एक्स एल वाई तो हम मेज़र कर नहीं सकते, एल स्क्वायर और एल जेड का साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर सकते हैं। बाई कन्वेंशन हमने कहा एल स्क्वायर के साथ एक कंपोनेंट की चॉइस है, तो एक तो एल स्क्वायर नापेंगे और एक एल जेड, एल एक्स एल वाई नहीं है, दो। और इनकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर और एम एच क्रॉस स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ पे अगेन मैं क्वांटम में एल स्क्वायर लिख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर हैट नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल। इसका मतलब ये एल स्क्वायर जब आप मेजर करने निकलेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में, तो आपको आंसर यही तो मिलने, आइगन वैल्यू मिलते हैं आंसर। तो एल स्क्वायर के आंसर आपको क्या मिलेंगे? एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। इसका मतलब एल का आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट ले लो, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर का आंसर क्वांटम मैकेनिक्स ये देगी किसी स्टेट के लिए, तो एल का आंसर क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली एल जेड की आइगन वैल्यू इक्वेशन तो सीधे आइगन वैल्यू होती है एम एच क्रॉस, तो एल जेड के मेजरमेंट के आंसर क्या मिलेंगे? एम एच क्रॉस। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एल एक्स एल वाई भूल जाओ, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है एल की, ये वेक्टर एल नहीं है, स्केलर एल। स्केलर एल मतलब उस वेक्टर की लेंथ, एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है उसकी लेंथ का आइडिया मिल रहा है। कितना होता है वो? ये से अभी हम एग्जांपल लेंगे, पर यहीं पे देखिए, माना एल बराबर 3 है, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट के अंदर एच क्रॉस 12 रूट 12 एच क्रॉस। एल इक्वल टू 3 वाली स्टेट के लिए आपको ये पता है एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर इतना लंबा है, उसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और एक इन्फॉर्मेशन और है इस लाइन में, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि उस एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का जेड कंपोनेंट इतना होगा। ओके, अभी इसमें एग्जाम्पल में आते हैं, लेकिन इसमें से जो पहली वाली कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो इस प्रकार का होता है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, जो आंसर है इसको आप बोर ने जो पोस्टुलेट्स लिए थे, खासकर उसका जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का जो पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन ऑर्बिट में स्टेशनरी रहते हैं, स्टेशनरी मतलब एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम किस टाइप का होता है? एन एच क्रॉस। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये सोचें एटलीस्ट अगर एल बहुत हाई है तो एल और एल प्लस वन लगभग बराबर होंगे, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा? एल एच क्रॉस। या आप ऐसे सोचें ये वन का अंतर है केवल क्लासिकल और बोर मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट में, तो वो भी होल्ड करता है, हाँ ये लगभग तो इसके जैसा हाई। लेकिन एक अंतर, एक महत्वपूर्ण अंतर इसमें और इसमें ये है, बोर मॉडल में एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसके बोर प्रिडिक्शन के हिसाब से कितनी होती है? 0। जबकि यहाँ अगर वो करें लोएस्ट वो, तो ये आंसर तो मैच करते हैं, पर बोर मॉडल में जब एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किए गए, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, बोर मॉडल में एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, ऑर्बिट का नंबर 1 से, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो कितना कहता है? 1 एच क्रॉस। एन की वैल्यू 1 रख के 1 एच क्रॉस, फिर 2 एच क्रॉस, फिर 3 एच क्रॉस। लेकिन यहाँ एल की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? 0 एच क्रॉस। और एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट इस वाले रिजल्ट से मैच करते हैं। इनफैक्ट हाइड्रोजन की बात करें, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, जबकि बोर मॉडल के हिसाब से वो 1 एच क्रॉस होना चाहिए था। इनफैक्ट ये बोर मॉडल की एक शॉर्ट कमिंग्स में हम नोट करते हैं इसे, कि बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रा वगैरह के आंसर तो सही दे दिए, पर एंगुलर मोमेंटम का प्रिडिक्शन उसका थोड़ा रॉन्ग है, ऑफ बाई 1 ऑर्बिट, अगर मैं ऐसा कह सकूँ, और ऑलमोस्ट ऑफ बाई 1 ऑर्बिट इस तरह का होता है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में आपका हमेशा एच क्रॉस की यूनिट में आएगा। एच क्रॉस वो बेसिक यूनिट है जिसमें आप इन एंगुलर मोमेंटम को नापते हैं, आप इसे ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो कई बार मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एल की वैल्यू रूट एल एल प्लस 1 है, आप अपने आप समझ जाना चाहिए, अच्छा यूनिट होगी एच क्रॉस की यूनिट्स में नाप रहे हैं। ओके, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट को मैं सिंपली एम कह सकता हूँ, माना एम की वैल्यू 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ एल जेड की वैल्यू 2 है, जबकि मतलब है 2 एच क्रॉस। ओके, दिस तो ऑलवेज यूनिट ऑफ एच क्रॉस। और अगेन मैंने एल और एम की रेंज मुझे लिखनी चाहिए, एल की रेंज ये, एम की रेंज ये, और मॉड एम लेस देन इक्वल टू एल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में केवल ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ये किसी भी स्टेट के लिए इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी मेजरमेंट करने पे। तो आपको कंप्लीट वेक्टर एल का रिजल्ट नहीं है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? लेंथ ऑफ वेक्टर एल। लेंथ ऑफ वेक्टर एल मतलब मैग्नीट्यूड, एक उसके मैग्नीट्यूड की जानकारी है और दूसरे केवल उसके जेड कंपोनेंट की। तो इससे क्या चीज़ निकल के आती है? इसी से स्पेस क्वांटाइजेशन आता है, जरा उसे देखते हैं। व्हाट इज़ दिस? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, माना एल इक्वल टू 2 है, किसी स्टेट के लिए एल बराबर 2 है, एल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो मैं पहले केवल इसमें से पहली इक्वेशन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, कैपिटल एल की वैल्यू हो गई 2 इंटू 3 एच क्रॉस, 2 इंटू 3 एच क्रॉस हुआ रूट 6 एच क्रॉस, मतलब जो मेरा वो इलेक्ट्रॉन है माना हाइड्रोजन एटम का, जिसके लिए एल बराबर 2 है,
तो उसके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √6 आप एंगुलर मोमेंटम को इस रॉड की तरह समझिए, ये वेक्टर की तरह है। ये अभी तक जब कोई किसी तक जानकारी नहीं थी, मुझे यही नहीं पता था ये वेक्टर कितना लंबा है और किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन माना L=2 पता लगा तो आपको इमीडिएटली पता लग गया, अच्छा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कितना बड़ा है, √6 माना आपने एक रॉड ली, ठीक √6 हाइट का आपने उसे तराश दिया, उतनी लंबी बना दी, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है। लेकिन अभी आपको केवल जानकारी किस चीज़ की है कि उसकी लंबाई इतनी है, √6 ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसी कोई जानकारी आपके पास नहीं है। ओके, और एंगुलर मोमेंटम की जानकारी के साथ आप अगेन वो वाली पिक्चर माइंड में रखें, वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट इसके परपेंडिकुलर चिपका हुआ है इसके साथ। अगर ये यहाँ होगा, बाय द वे √6 का लंबाई का है लेकिन यहाँ होगा तो ऑर्बिट कुछ इस प्लेन में होगा, और अगर यहाँ होगा तो ऑर्बिट इस प्लेन में होगा, इस पेन के परपेंडिकुलर रहना है उसने हमेशा। ओके दिस, तो अभी अगर मेरे पास केवल ये जानकारी है, अब इस जानकारी को मैं केवल 2D डायग्राम में बना रहा हूँ, बनाना 3 में चाहिए था पर 3 में हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं 2 में बना रहा हूँ। ये √6 रेडियस का मैंने एक सर्किल ले लिया। अगर मैं ओरिजिन से कहीं भी एक वेक्टर स्टार्ट करूं किसी भी पॉइंट पे जो इस सर्किल में ख़त्म हो, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, √6 तो ये जो मेरी जानकारी है, इनमें से कोई भी वेक्टर जो है जो ओरिजिन से शुरू होकर इस सर्किल के एंड पे कहीं भी खत्म हो रहा है इसके सर्कमफेरेंस पे, वो मेरा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है। आपने यही तो बताया है, एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √6 सर्किल का रेडियस मैंने √6 लिया है, तो ये वाला भी काम कर जाएगा, ये वाला भी हो सकता है एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, और ये वाला भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है, और इनके बीच में और सारे पॉसिबल। तो और 3 डायमेंशन में आए तो सर्किल की जगह स्फीयर हो जाएगा, सेंटर से उस स्फीयर की सरफेस तक कोई भी वेक्टर ले लो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो केवल अगर ये कंडीशन हो तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर स्पेस में कहीं भी पॉइंट कर सकता है, ओरिजिन से स्टार्ट करके किसी भी डायरेक्शन में। ओके, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करें, ये नंबर जैसे आप √6 देखें, √6 2 से ज़्यादा होता है और 3 से कम होता है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा और 3 से कम, वो आप इन जनरल यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, ये L टाइम्स H से कम बनेगा, और L+1 H से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, L टाइम्स H से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये नंबर L+1 है। अगर ये नंबर भी L होता तब तो स्क्वायर रूट ठीक L बनता, पर ये नंबर थोड़ा ऊपर है उससे, उसमें थोड़ा एडेड है, तो स्क्वायर रूट L से थोड़ा ऊपर को जाएगा। और ये दोनों नंबर L+1 होते अगर, तब स्क्वायर रूट L+1 निकल के आता, लेकिन एक नंबर L है, एक L+1, तो जो स्क्वायर रूट बनेगा वो L और L+1 के बीच में बनेगा। जैसे आप इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में देख सकते हैं, √6 2 के स्क्वायर के कारण 2 और 3 का स्क्वायर 9, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो ये जनरल रिलेशन है, ये जो वैल्यू है √L+1 ये L के या तो ज़्यादा या बराबर, एक केस में बराबर भी हो सकती है जब L 0 होता है, पर वो उसको मैं ट्रिवियल केस कह दूंगा, लेकिन नॉर्मली ये वैल्यू L से ज़्यादा मिलेगी और L+1 से कम। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अगर है L=2 स्टेट, तो मुझे ये पता लग रहा है 2 डायमेंशन में अगर आप इसे सोचें, ये √6 लेंथ का वेक्टर मैंने एक तराश दिया, ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, ये पूरे स्पेस में कहीं भी पॉइंट कर सकता है। 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन में होगा तो ये भी हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी पॉइंट कर सकता है। लेकिन अब मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है, क्वांटम में सारा मेजरमेंट तो अलाउड नहीं है, पर वो कहता है L के साथ आपको LZ का भी आंसर मिल सकता है। अगर L=2 है, स्मॉल l, तो m की वैल्यू क्या क्या होती हैं, -2, -1, 0, 1, 2, और LZ के आंसर क्या होते हैं, m की वैल्यू इंटू H, मतलब LZ की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं इस समय वो या तो -2 होगी या -1 या 0 या 1 या 2। इसका क्या मतलब है, उसके लिए मैंने फिर से ये सर्किल बनाया है, अब की बार मैंने इसे बड़ा कर दिया। इसका रेडियस अगेन √6 ही है, √6। अभी केवल ये इन्फॉर्मेशन सोचें तो हमारा वेक्टर इस सर्किल में कहीं भी एंड हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है। ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, ये इन्फॉर्मेशन कह रही है भाई एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ऐसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा कि जब आप उसका z कंपोनेंट लेंगे, ये z कंपोनेंट है, वो या तो आपको -2 मिलेगा या -1 या 0 या 1 या 2। मैं पहले पॉजिटिव क्वांटिटीज़ की बात करता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट 0 कब मिलेगा, ये मेरी z एक्सिस है, इस एक्सिस को मैंने z एक्सिस ले रखा है, इसमें मैंने z एक्सिस दिखाई थी पर उसका कोई रोल नहीं था। अब मैंने ये z एक्सिस दिखा रखी है, माना ये मेरी z एक्सिस है, ये वाला डायमीटर जो है, और मैंने बाहर तक निकल गया। अगर आप इस रेड वाली लाइन को देखिए, ये इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, √6 मैंने उतने ही रेडियस का सर्कल बनाया है। हाँ जी, ये वाली कंडीशन तो सही हो रही है। और इस वेक्टर का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है, ये वेक्टर इस समय ये वाला z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है, 0 या 0 ये मेरा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है इस केस के लिए, क्योंकि इसकी लंबाई √6 है और इसके z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 ये वाली वैल्यू।
दो कंडीशंस जो क्वांटम मैकेनिकली हमें फॉलो करनी है, इस डायरेक्शन के लिए वो फॉलो हो रही हैं ये। और इसके बाद बाकी, अब बाकियों को ड्रॉ करने से पहले मैंने क्या किया, ये जो मेरी जेड एक्सिस थी इस पे ओरिजिन से आगे मैंने 1 और 2 पे 2 निशान लगा दिए। ये एच क्रॉस की यूनिट्स में है तो 1 एच क्रॉस और 2 एच क्रॉस पे। सर्किल का रेडियस खुद √6 एच क्रॉस है। √6 एच क्रॉस हम बात कर चुके हैं, √6 2 से ज़्यादा होता है तो सर्किल मेरा 2 के बाद एंड होगा और 3 तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि 3 से कम होता है। अगर मैं 3 पे एक निशान लगाता, 0 पे एक निशान, जेड एक्सिस पे 1 पे एक निशान, 2 पे एक निशान, उसके बाद 3 पे जो निशान है उससे पहले मेरे सर्किल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा √6 एच क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नेगेटिव साइड में -1 पे एक निशान, -2 पे एक निशान, -3 पे निशान कहीं बाहर होगा, लेकिन उससे पहले ये सर्किल आ गया जिसका रेडियस -6। वैसे सर्किल का रेडियस केवल √6 है, लेकिन मैं नेगेटिव साइड के लिए मैंने -√6 लिखा है ये। तो फिर क्या, अब ये दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर LZ बराबर 1 एच क्रॉस हो, मैं इस कंडीशन को फॉलो करना चाहता हूँ। यहाँ से फॉलो करते हैं, आप यहाँ से फॉलो कीजिए। ये है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे कंपोनेंट आपको कितना चाहिए, 1 एच क्रॉस। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, ये ब्लैक लाइन मैंने ऐसे खींची। ये इस सर्किल को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो पॉइंट्स पे। ओरिजिन से अगर आप एक वेक्टर यहाँ ले लें, अगेन इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, √6 एच क्रॉस, रेडियस √6 एच क्रॉस है। हाँ जी, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, वो कंडीशन है। और इसका जेड कंपोनेंट कितना है, इसका वेक्टर का जेड कंपोनेंट, किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे लेते हैं, वहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। ये मैंने जो कंस्ट्रक्शन रिवर्स में की थी, ये इस पॉइंट का यहाँ परपेंडिकुलर तो है, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 एच क्रॉस। 1 एच क्रॉस LZ इतना हो सकता है, तो मतलब ये वाला वेक्टर भी एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये वाला हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। और फिर 2 एच क्रॉस, 2 एच क्रॉस कब बनेगा, 1 2 2 पे निशान इसीलिए लगाया था। यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन खींचे, ये लाइन सर्किल पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको यहाँ से ज्वाइन करो। वेक्टर की लंबाई अगेन √6 एच क्रॉस, हाँ जी ये भी ठीक है, मैग्नीट्यूड √6 एच क्रॉस, और जेड कंपोनेंट अब की बार 2 एच क्रॉस। और ऐसा ही अगर आप नेगेटिव साइड में करें, -1 एच क्रॉस पे और -2 एच क्रॉस पे, तो कुल मिला के इस समय मेरे पास 5 रेड लाइंस बन रही हैं। एक ब्लू लाइन भी है और पीछे की लाइन को भूल जाओ, आगे की डायरेक्शन में मैंने ये 5 ही रेड लाइंस क्यों ड्रॉ की हैं, एंगुलर मोमेंटम के जो 5 पॉसिबल वैल्यूज़ क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से पॉसिबल है, बल्कि मुझे बोलना चाहिए जो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, वो केवल ये लाल वाले 5 लाइंस हैं। क्योंकि से आप सोचें, अच्छा क्या इस समय एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, वो इस पहली कंडीशन को तो फुलफिल करेगा। हाँ जी, अभी भी लेंथ तो कितनी है, √6 एच क्रॉस, लेकिन अगर आप इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये कंपोनेंट 1 एच क्रॉस से ज़्यादा है लेकिन 2 एच क्रॉस से कम है, उसे 1.6 एच क्रॉस। 1.6 एच क्रॉस जेड कंपोनेंट क्वांटम मैकेनिक्स परमिशन नहीं दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हैं, या तो ये इस समय कंपोनेंट 0 एच क्रॉस, या तो ये वाली रेड लाइन 1 एच क्रॉस, या तो फिर सीधे ये रेड लाइन 2 एच क्रॉस। और इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगला कंपोनेंट आपको चाहिए 3 एच क्रॉस। 3 एच क्रॉस के लिए शायद आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती, पर वो तो आपको सर्किल से बाहर ले जाएगी। इस सर्किल के अंदर ही एंड होना है इस वेक्टर ने, इस लाल वाली लाइन ने, और कंपोनेंट चाहिए ये, तो पॉसिबल वैल्यूज़ यही तो होंगी, 0 +1 एच क्रॉस +2 एच क्रॉस -1 एच क्रॉस। जो आप कहते हैं ना 2l+1 वैल्यूज़, l मैंने इस केस में ले रखा था 2, l था 2, l वॉज 2, तो 2l+1 कितना हो गया, 5। वो m की जो 5 अलाउड वैल्यूज़ हैं, अगर मैं नेगेटिव साइड से शुरू करूँ, -2 एच क्रॉस, -1 एच क्रॉस, 0 एच क्रॉस, +1 एच क्रॉस, +2 एच क्रॉस, ये वही तो हैं। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग वाले पॉइंट से आपने प्रोजेक्शन लिया है, तो ये तो अब केवल 5। इसी चीज़ को कहा जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। इस पिक्चर में ऐसा हो रहा था कि एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर तो कहीं भी, बस उसकी लंबाई पता है, बाकी वो कहीं भी पॉइंट कर सकता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। पर ये फिगर कह रहा है, अगर आप केवल 2 डायमेंशन में सोचें, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर या तो ये होगा या फिर सीधे ये होगा, बीच के ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। और आप फिर वो सोचिए, इस वेक्टर के साथ इसका ऑर्बिट भी चिपका हुआ है परपेंडिकुलरली, तो या तो ये वाला ऑर्बिट पॉसिबल होगा, अगर मैं बोर मॉडल के टर्म्स में कहूँ। खैर बोर मॉडल में ऑर्बिट सारे एक प्लेन में होते हैं, वहाँ 3 डायमेंशनल मोशन नहीं था, पर अगर हम थोड़ा बोर मॉडल के टर्म्स में बात करें तो अब ऐसी बात हो रही है शायद कि इलेक्ट्रॉन या तो इस प्लेन में होंगे, ये इसके परपेंडिकुलर, या फिर सीधे एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये होगा, तो अब ऑर्बिट सीधे ये वाला होगा, या फिर सीधे ये वाला, ये वाला। तो स्पेस क्वांटाइजेशन इसीलिए इसे कहा गया, जो वो पार्टिकल का पाथ है वो भी स्पेस में क्वांटाइज हो गया है। क्वांटाइज किस सेंस में, या तो ये ओरिएंटेशन या ये ओरिएंटेशन या ये। अब इस 2 डायमेंशनल फिगर में भी एक्चुअली इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटी थी। 0 एच क्रॉस के लिए ये लाल वाली लाइन में इधर भी खत्म कर सकता था, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ, मैग्नीट्यूड √6 एच क्रॉस और स्टिल कंपोनेंट कितना 0, या ये वाला
ओके ये वेक्टर अगर यहाँ पे भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, लंबाई √6h और कंपोनेंट कितना है 1h। लेकिन मैंने बैक साइड में नहीं बनाया इन फिगर्स को नॉर्मली, बल्कि आपको बुक्स या कहीं लिटरेचर में आपको केवल एक ही साइड फिगर ड्रॉ किया होता है, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन है। 2 डायमेंशन में फिगर देखना चाह रहे हो तो एक्चुअली आपको पीछे की तरफ भी ड्रॉ करनी चाहिए, और एक्चुअल फिगर तो ये 3 डायमेंशन का है, 3 डायमेंशनल सिस्टम में ही एक बात होगी। तो उस केस में आपको ये सोचना पड़ेगा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, आपको इस फिगर को आपको एक कोन की तरह इमेजिन करना पड़ेगा। कोन की तरह क्यों है मैं यहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। √6h का वेक्टर, लंबाई का एक वेक्टर लो और उसको किसी एक्सिस के अबाउट किसी एंगल पर रखते हुए घुमा दो तो एक कोन जनरेट होता है। कोन की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। इस तरह से आपने घुमाया, इस कोन का एंगल जो भी है थीटा, हर जगह ये एंगल थीटा है। अगर किसी एक पॉइंट से इस प्रोजेक्शन की वैल्यू 1h है तो उस कोन मतलब एक सर्किल में घूम रहा है टिप, या कहीं से भी आप अगर प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे तो प्रोजेक्शन तो उसी पॉइंट पे पड़ेगा। तो जो कंपोनेंट की लंबाई है, ये मेरा z एक्सिस है, z एक्सिस पे कंपोनेंट की लंबाई कितनी रहेगी 1h। तो 2 डायमेंशनल फिगर में 1h को प्राप्त करने के आपको 2 तरीके दिख रहे हैं, या तो ये हो जाए या ये। ऐसे ही 2h को प्राप्त करने के भी 2 तरीके होंगे, समथिंग लाइक दिस। 2h के 2 तरीके मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, समथिंग लाइक दिस। ये वाला या ये वाला, इन दोनों के लिए z कंपोनेंट कितना बन रहा है 2h, इन दोनों के लिए 1h, इसके लिए और इसके लिए कितना 0h। ऐसे ही एक वेक्टर यहाँ से यहाँ आएगा -1h -1 -2 पर 2 डायमेंशन में तो ये फिगर होता ही नहीं है, इसीलिए हम इसका ये पार्ट नहीं दिखाते हैं, अननेसेसरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। लेकिन 3 डायमेंशन में आप सीधे सोचें तो जो ये बन रहा है, ये 2 चॉइसेस जो हैं, अब इसके बजाय एक कोन आ जाएगा। अगर आप 3 डायमेंशन में सोचें, आपने इन 2 लाइन्स के बजाय एक कोन बनाया, लेकिन उसका z कंपोनेंट फिर भी कितना रहेगा 1h। तो फिर भी क्या हो रहा है, आपका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर आर्बिट्री डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता। कोन में भी है तो या तो वो इस वाले कोन में होगा जिसमें उसका z कंपोनेंट कितना बनता है 1h, या फिर वो एक इस कोन में होगा, अभी इसे 1 के बजाय आप 2 ले लें, और या फिर वो इस कोन में होगा जिसमें उसका ये कंपोनेंट कितना होता है 1h, या तो कंपोनेंट 1h या 2h या 3। बीच के एंगल वाला कोन नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इस चीज़ को आप क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, या वेक्टर के साथ हम अगर आप ऑर्बिट्स के सेंस में सोच रहे हैं, आर या इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम डायरेक्शंस। अब कुछ ही पॉसिबल डायरेक्शंस में एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर पॉइंट कर सकता है। लिमिटेशन कम्स फ्रॉम साइमल्टेनियसली यूजिंग दीज कंडीशंस। साइमल्टेनियसली 2 कंडीशन इंपोज्ड हैं, एल पे भी और एल जेड पे भी, ओके दिस। और इनफैक्ट अगर आप ये थीटा निकालना चाहें, जैसे इस फिगर में मैंने इस एंगल को थीटा कहा है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हैं। इसमें से ये साइड आपको पता है, नॉर्मली ये या तो 1h होगी या 2h या -1 या -2, जो भी m की वैल्यू है। तो ये साइड कितनी है mh, और ये साइड आपको पता है रेडियस कितना है √l l + 1h। मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ, इस समय ये √6h है और ये है 1h, तो cos थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। जनरल केस में ये mh या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, -1 या -2 या 0 भी हो सकता है, तो mh अपॉन √l l + 1। m और l की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं, वहाँ से आप z एक्सिस के साथ एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जितना एंगल बनाने वाला है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक दो चीज़ें यहाँ से आप और देख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैंने ड्रॉ किया पर ये होगा नहीं, क्यों? उस आंसर को आप कई तरीके से देख सकते हैं, जिस तरह से हमने डिस्क्राइब किया। अगर ये वेक्टर पूरी तरह यहाँ हो गया तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये पूरा ही z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा √6h। z कंपोनेंट √6h नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा या -1 या -2, √6 ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। उस आंसर को आप एक दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर पूरी तरह से z डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर पूरा का पूरा यही है, ये z एक्सिस है और इसी डायरेक्शन में पूरा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर। क्यों? अगर कोई वेक्टर पूरी तरह से z डायरेक्शन में आपको पता है तो उसके x और y कंपोनेंट कितने होंगे 0। LZ तो आप पूरा ये कह रहे हैं, पूरा L की इन्फॉर्मेशन है और वो LZ है, आपके पास LZ की भी इन्फॉर्मेशन है, और इस समय LX और LY कितने हैं 0। तीनों को एक साथ आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इस सेंस में भी हम कह सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कभी भी z एक्सिस के साथ पूरी तरह से ओरिएंट नहीं हो सकता है। ओके, दिस वी विल यूज़ या इज़ ऑफन यूज जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे इनका बिहेवियर देखते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कहाँ अलाइन हो रहा है, तो वहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अपने अलोंग या अपने अपोजिट अलाइन करने की कोशिश भी करे तो फिर भी वो कभी भी उस वेक्टर को यहाँ से पूरी तरह अपनी डायरेक्शन में नहीं ला सकता है। वो ऐसा जरूर कर सकता है, उसको यहाँ से हो सकता है पुश करके यहाँ ले आए,
बीच में तो फिर भी नहीं छोड़ सकता है, या तो ये ओरिएंटेशन या ये ओरिएंटेशन, और फिर यहाँ से पुल करके यहाँ भी ला सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं ले जा सकता है। ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सम मटेरियल्स निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटाइजेशन, इनफैक्ट स्पेसिफिक हीट नहीं, उनका पैरामैग्नेटाइजेशन निकालते हैं, तो वहाँ पे जो क्वांटम मॉडल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ काम आती है जस्ट। और यही चीज़ जो है इसी को ओल्ड डेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओल्ड डेज से मेरा सेंस है जब तक पूरी तरह श्रोडिंगर इक्वेशन टाइप की फॉर्मुलिज्म, वेव मैकेनिक्स की फॉर्मुलिज्म नहीं आई थी, बोर मॉडल और इसके बीच 1913 से 1926-27 तक, उस समय भी लोगों को कुछ आइडिया ये लग गया था कि एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट कुछ खास वैल्यू ही ले सकता है। ये इन्फॉर्मेशन उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मिली, तो उन्होंने पोस्टुलेट तो कर दिया था कि हाँ स्पेस क्वांटाइजेशन हो सकता है, बट अगेन वो पोस्टुलेट करना मतलब एडहॉक प्रिंसिपल। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ स्पेस क्वांटाइजेशन इमर्ज होकर आ रहा है। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली YLM के बारे में, और YLM का नाम पहले हमने कहा सॉल्यूशंस ऑफ थीटा फाई इक्वेशन, एंगुलर सॉल्यूशन, फिर स्फेरिकल हार्मोनिक्स, लेकिन अब हमारे लिए वो हैं इवन मोर इंपॉर्टेंटली द एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस। तो वहाँ से फिर वो जानकारी ने एसिमुलेट करके यही तो बताया स्पेस में भी क्वांटाइजेशन, इस सेंस में स्पेस क्वांटाइजेशन आपका हो रहा है। स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जो है वो सर्टेन ओरिएंटेशंस ही ले सकता है स्पेस में। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसमें एक पॉइंट और बचा है हमारा YLM के डिस्कशन में, लेकिन वो जब मैं हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करूँगा, उसकी रेडियल इक्वेशन हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसके कंप्लीट सॉल्यूशन का जब हम डिस्क्रिप्शन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो वहाँ पे थोड़ा और बात करेंगे हम ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स की। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।